हेलो गाइस। आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, क्या कारण है जिसके कारण एक्सक्रीशन हो रहा होता है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ऐसी कौन सा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन हो रहा होता है। जब हम ये जान लेंगे तो उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी, हमारी जो किडनी है वो किस चीज से बनी हुई है, और अगर मान लीजिए वो किडनी फेल हो गई तो हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर हम इस लेक्चर के थ्रू करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि भाई हमें एक्सक्रीशन की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, हमें किसी भी हाल में एक्सक्रीशन की जरूरत ही क्यों है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द समझना होगा, वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट। जब हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म करती है, जब हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन करती है, तो हमें कुछ तो यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ तो यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जिसको हमारी बॉडी अपने पास रख लेती है। ठीक है, जब आपकी बॉडी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करेगी तो कुछ उसको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि यूजफुल होंगे, उसको वो अपने पास रख लेगी। वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि वेस्ट होंगे, जो जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होने वाली है। तो जिन चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है उनको हमारी बॉडी क्या करेगी, आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रो कर देगी। ठीक है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगी हमारी बॉडी। अब भाई ये वेस्ट प्रोडक्ट किस प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है, तो जनरली हम 3 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जानते हैं। सबसे पहला तो है रेस्पिरेटरी वेस्ट, सबसे पहला है रेस्पिरेटरी वेस्ट। अब रेस्पिरेटरी वेस्ट का क्या मतलब है? जब आप रेस्पिरेशन करते हो, जब आप ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हो, तो हमको पता है कि आप ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी बॉडी के ऊपर कोई जरूरत है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम लंग्स के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट। इसके अलावा एक और टाइप का वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट। अब ये डाइजेस्टिव वेस्ट क्या है? डाइजेस्टिव वेस्ट वो वेस्ट मटेरियल है जो कि वो फूड पार्टिकल्स हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए। तो ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट है कहां से एक्सक्रीट हो जाता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। एक तीसरा टाइप का वेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए, ये पहला टाइप का वेस्ट हो गया, ये दूसरा टाइप का वेस्ट हो गया। एक तीसरा टाइप का वेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? जब आप अलग अलग फूड पार्टिकल्स या फिर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन करोगे, यानी कि उनका इस्तेमाल करोगे, जैसे आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हो, तब आपको बहुत सारे उन केमिकल रिएक्शन से वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा करके, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना जा करके आपके ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, जो कि आपके ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट सिंपल चीज है, जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जब आप किन्हीं केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे अमाइनो एसिड का आपने इस्तेमाल किया कुछ यूजफुल चीज बनाने के लिए, तो आपको कुछ वेस्ट मटेरियल मिलेगा। वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी कहाँ डाल देती है, हमारे टिश्यूज कहाँ डाल देते हैं? हमारे ब्लड के अंदर डाल देते हैं। अब ये जो ब्लड हो गया, ये ब्लड में क्या हो गए? वेस्ट मटेरियल आ गए। कैसे वेस्ट मटेरियल आ सकता है? इस यहाँ पे अमोनिया आ सकता है। ठीक है, जब आप प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करोगे तो आपको क्या मिलता है? अमोनियम मिल सकता है, अमोनियम आयन मिल सकता है। इसके अलावा यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, यूरिक एसिड हो सकता है, ये चीजें मिल सकती है। अब ये जो चीजें ये क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है, हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, खून में ये जो टॉक्सिक वेस्ट है इनकी मात्रा हमें कम करनी होगी, और इनकी जो मात्रा कम करने के लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए होता है जिसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। बेसिकली ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इनको हमारी बॉडी से, हमारे खून से बाहर निकालना होता है, और इसीलिए हमको एक्सक्रीशन का प्रोसेस चाहिए होता है। तो हमने पहला जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि हमें एक्सक्रीशन चाहिए ही क्यों,
इसका आंसर हमें मिल गया, एक्सक्रीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोड्यूस कर रही होती है उसको हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल देते हैं, जो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोड्यूस कर रही होती है उसको हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकाल देते हैं। लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी बना रही है, उसको एक्सक्रीट करने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। इसलिए उसे एक्सक्रीट करने के लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत है जिसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इससे हमने हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम ये चीजें एक्सक्रीट करते कैसे हैं, तो उसका आंसर है हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देती है। अब होता क्या है ये देखिए, यहां पर इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हीरो ऑर्गन है, वो कौन सा है, वो है किडनी। हमारे पास दो किडनी होती है बेसिकली, जो लेफ्ट वाली होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। उसका कारण है कि हमारा जो राइट साइड है वहां पे लिवर प्रेजेंट होता है, तो राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा कहां पे प्रेजेंट होगी, आपके एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिन यानी कि पेट के पास आपके प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होगी उसके साइड में दोनों आपकी किडनी प्रेजेंट होगी। अब ये जो किडनी है कैसी होती है, बीन शेप की होती है। बीन का यानी कि राजमा का जो दाना होता है ना, उस शेप की किडनी होती है, और लगभग उसका साइज इतना ही होता है जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहता है बट इतने ही साइज का आपको दिखेगा। अब ये जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर क्या आएंगे, ब्लड वेसल्स आते हैं। इस किडनी के अंदर क्या आता है, ब्लड वेसल आता है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स आती है। अब हुआ क्या, जब कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो ब्लड इस किडनी के अंदर आ रहा है, जो ब्लड इस किडनी के अंदर आ रहा है उसमें क्या है, उसमें हाई यूरिया कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। हाई यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया प्रेजेंट है। और जो ब्लड किडनी को छोड़ करके जा रहा है उसमें कंपैरेटिवली कम मात्रा में यूरिया प्रेजेंट है। इसका मतलब कुछ ऐसा है किडनी में जो कि क्या कर रहा है, यूरिया को फिल्टर आउट कर दे रहा है, और फिल्टर आउट करने के बाद क्या बना रहा है, यूरिन बना रहा है। अब देखिए, किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ईच किडनी से एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। और यूरेटर जो है वो जा करके यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, आपका यूरिन को स्टोर करना। तो किडनी का काम क्या है, वो यूरिन बनाएगा, और यूरिन कहां से जाएगा, यूरेटर से जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, जहां से वो यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जो कि क्या करता है, जो कि आपकी बॉडी के यूरिया को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बाहर फेंक देता है। फिर अब भाई ये किडनी है, इस किडनी का भी तो कुछ वो होना चाहिए कि ये किडनी भी किसी चीज से बनी होनी चाहिए। तो ये किडनी किस प्रकार से आपका यूरिन फॉर्मेशन करती है या फिर ब्लड को फिल्टर आउट करती है, इसको देखने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया किडनी के अंदर ही। ठीक है, किडनी के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपका किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि किडनी किससे बनी है, नेफ्रॉन से मिलकर के बनी है। फंक्शनल यूनिट, फंक्शन क्या है, यूरिन बनाना। तो यूरिन बनाने का अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। ऐसे बहुत छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपको किडनी समझ में आ गई है, किडनी कैसी होती है, बीन शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इतना पता चल गया है, तो हम थोड़ा सा नेफ्रॉन को भी स्टडी करेंगे। अब देखिए, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, और ये क्या होता है, ये आपके किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि किडनी ऐसे ही छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर के बनी है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन है ये थोड़ा सा घुचुट करके यहाँ पे दिखा देते हैं एकदम, जिसके कारण क्या होता है, आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। असल में अगर आप इस नेफ्रॉन को पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके खींच देंगे तो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको एक कप के शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। इसको हम क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल। कोई साइंटिस्ट होंगे बॉमेन नाम के जिन्होंने इसे डिस्कवर किया होगा, इसलिए हम इसको बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है क्या है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक कप के शेप का स्ट्रक्चर है।
उसके बाद क्या होगा, आपको दिखेंगे कुछ टिब्यूल्स, टिब्यूल का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है, ट्यूब के जैसा कोई स्ट्रक्चर है। ये जो यहाँ पर आपको पहले ये जो दिख रहा है ना, ये आपका टिब्यूल है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैं अगर ब्लैक पेन से दिखाऊं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैंने उसे सीधा करके बना दिया है, ठीक है। तो फिर आपको दिख गया टिब्यूल, और उसके बाद आपको एक इस प्रकार का लूप दिखेगा, इस प्रकार का एक लूप दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार का एक लूप दिख रहा होगा, और फिर आपको वापस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल बोलते हैं, इसको हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल बोलते हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम डिस्टल टिब्यूल बोलते हैं। अब ये हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्यों लगा रहे हैं, प्रॉक्सिमल यानी कि बॉमन कैप्सूल के पास, डिस्टल यानी कि बॉमन कैप्सूल के दूर। ये जो लूप है इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो आर्टरी है, मान लो रेनल आर्टरी की एक ब्रांच जो है वो यहाँ पर आई, ठीक है। रेनल आर्टरी की एक ब्रांच यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर के एक क्लस्टर बना लेती है, एक गुच्छा टाइप का बना लेती है, ठीक है, और फिर वापस चले जाती है। अब जब ये गुच्छा बना तो इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, इस गुच्छे को हम एक नाम देते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब होगा क्या, इसको ध्यान से देखिए। आपकी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर छोटे छोटे पोर हैं, ठीक है सर। इसके बाद ये जो आपका बाउमेन कैप्सूल है ये क्या करता है, एक छन्नी के जैसा काम करता है। जैसे घर में आपने पानी छाना होगा वैसे ये क्या करता है, ये छन्नी के जैसा काम करता है। इससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। ये जो बाउमेन कैप्सूल क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा आपके ब्लड का, आपके ब्लड को छान देगा। जब ये ब्लड को छानेगा तो क्या होगा, एक फिल्ट्रेट जो है वो इन टिब्यूल्स के अंदर आएगा। अब जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर ग्लूकोज भी होगा, अमाइनो एसिड्स भी होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे, बहुत सारा वाटर होगा, ठीक है। नियरली आप एक दिन में 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट बनाते हो, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में जो फ्लूइड है उसका 180 लीटर अराउंड फ्लूइड जो है वो कहाँ आता है, इन टिब्यूल्स के अंदर आता है। लेकिन हम कितना यूरिन करते हैं, 180 लीटर यूरिन कर देते हैं क्या, नहीं, हम बहुत कम यूरिन करते हैं, नियरली 1.5 लीटर अ डे यूरिन अप्रोक्सीमेटली पास होता है। तो 180 से हम कहां आ गए, 1.5 लीटर, बहुत सारा डिफरेंस है। तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो आपको ट्यूब्यूलर पार्ट दिख रहा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या करता है, ये बहुत सारे वाटर को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और आयंस को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, जो हमारे जरूरत की चीजें उनको वापस हमारी बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेता है, और जो चीज हमारी जरूरत की नहीं है जैसे यूरिया, उसको वापस कहां डाल देता है, इसी यूरिन के अंदर डाल देता है। अब कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है तो ये ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा, बहुत सारा वाटर एक्सक्रीट कर देगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में वाटर की मात्रा कम है तो ये बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब आपकी अब आपका जो यूरिन है वो क्या हो गया, वो प्रिपेयर हो गया, जो चीजें एब्जॉर्ब करनी थी वो हमारी बॉडी ने कर ली, जो चीजें फेंकनी थी वो हमारी बॉडी ने फेंक दी। अब ये जो यूरिन है कहाँ चले जाएगा, एक कंडक्टिंग डक्ट के अंदर चले जाएगा, कंडक्टिंग या फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहाँ चले जाएगा। अभी जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बहुत सारे ऐसे कलेक्टिंग डक्ट मिल मिल के आखिरी में कहाँ ओपन हो जाएंगे, यूरेटर के अंदर ओपन हो जाएंगे, जहां से वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये होने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सक्रीशन होता है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन नाम का जिससे आपका पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, टिब्यूल्स के साथ साथ आप देखेंगे कि ये ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा भी जा रहा है, ठीक है। टिब्यूल्स के जस्ट लग करके ब्लड वेसल्स का गुच्छा जा रहा है। ये जो ब्लड वेसल का गुच्छा है ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए पानी कम है तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, ये आपके नेफ्रॉन से। ये बात क्लियर है। अब जब ये हमें पता चल गया तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर ये हमें पता चल गया
तो हमें ये भी पता चल गया कि भाई किडनी किस चीज से बनी हुई है, ये भी हमने कर लिया है। जो आखिरी टॉपिक है वो ये है कि भाई अगर किडनी फेल हो जाए, अगर नेफ्रॉन काम करना बंद कर जाए, अगर ऐसा हो जाए कि व्यक्ति की किडनी किसी भी कारण से खराब हो गई है, दोनों ही किडनीज जो है भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हम कैसे उस इंसान को जिंदा रखेंगे जिसके साथ ऐसा हुआ है? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। मतलब उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोडायलिसिस जिसमें व्यक्ति की दोनों किडनी खत्म हो गई है, तो हम कैसे उस इंसान को जिंदा रखेंगे? तो देखो हम करते क्या है, बेसिकली उस व्यक्ति का पूरा खून निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि भाई अगर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, उसकी बॉडी में यूरिया का लेवल, नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बढ़ते जाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि यूरिया क्या होता है, माफ करना, अमोनिया क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो अगर अमोनियम का लेवल बढ़ा तो व्यक्ति जो है वो खत्म भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है उसकी। वो ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का पूरा जो ब्लड है उसको हम पंप आउट करेंगे, ठीक है? उसको हम पंप आउट करेंगे और एक मशीन के अंदर डाल देंगे, और एक मशीन के अंदर हम डाल देंगे। अब ये जो मशीन है, इसके जो ट्यूब होंगे वो किससे बने होंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने होंगे। किससे बने होंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खास बात होती है कि उसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है? अब होगा क्या कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यूरिया जो कि हमारे ब्लड के अंदर है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया है, वो पास ऑन हो जाएगा इस मशीन के अंदर, ठीक है? हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा है, मशीन के ये जो सॉल्यूशन है, डायराइजिंग सॉल्यूशन, इसके अंदर यूरिया की वैल्यू, मात्रा कम है, इसलिए जो यूरिया है वो इस ब्लड से कहां चले जाएगा? इस सॉल्यूशन के अंदर चले जाएगा, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर चले जाएगा। धीरे धीरे क्या किया जाएगा कि ये जो पॉल्यूटेड या फिर ये जो कंटेमिनेटेड सॉल्यूशन है इसको हटाते दिया जाएगा और नया सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। उससे होगा क्या कि ये जो ब्लड है, ब्लड से यूरिया निकल निकल के कहाँ चले जाएगा? आपकी मशीन के अंदर चले जाएगा। एक बार आपका ब्लड साफ हो गया तो उसको वापस से चढ़ा दिया जाता है, ठीक है? अब इस प्रोसेस का नुकसान क्या है? इस प्रोसेस का एक ही नुकसान है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। हमने देखा था कि आपके जो टिब्यूल्स हैं वो बने ही किस लिए थे? रीएब्जॉर्प्शन के लिए बने थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, और क्योंकि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट फ्लूइड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे इस प्रोसेस में वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को बचाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल भी है लाइफ सेव करने के लिए। तो हमने अपने जो चारों टॉपिक्स थे, चारों जो वो थे एजेंडा थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हम ये जान चुके हैं कि एक्सक्रीशन होता क्यों है, किस चीज से होता है, हमारा जो किडनी है जो कि मेन एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो किस चीज से बना हुआ है और वो कैसे फंक्शन कर रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए किडनी फेल भी हो जाए तो हम किस प्रकार से उस व्यक्ति को जिंदा रखेंगे। हमने लगभग हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया है। थैंक यू।